हे गाइस, आज मैं कुछ असंभव करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं तरल पारा लूंगा और फिर इससे एक ठोस लिंगम बनाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि क्या यह संभव है या नहीं। अब यह इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि तरल पारा कमरे के तापमान में नहीं जमता है। आपको इसे बहुत कम तापमान पर जमाना होगा और तभी यह ठोस होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे तरल पारा लेने और इसे एक ठोस लिंगम बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल में बहुत से पारे के लिंगम होते थे और मंदिरों में रखे जाते थे। इन पारा लिंगमों को रस लिंगम कहा जाता था और इन्हें मंदिर के मुख्य कक्ष में रखा जाता था। लोग उनकी पूजा करते थे और उनके लिए अनुष्ठान करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि इन लिंगमों में विशेष शक्तियां हैं। अब प्राचीन लोगों ने यह कैसे किया? आज यदि आप विकिपीडिया पर जाते हैं और यदि आप पारालिंगमों को देखते हैं, तो भारतीय मंदिरों में पाए जाने वाले इन पारालिंगमों के बारे में बहुत से लोग बहस कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार पारे को एक ठोस संरचना में नहीं बदला जा सकता है। प्राचीन मंदिरों में पाए जाने वाले ये लिंगम 99% पारे से बने हैं। तो प्राचीन लोगों ने इस ठोसकरण प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया? आज मैं इस प्रक्रिया को फिर से बनाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं विभिन्न सामग्रियों का एक गुच्छा लेने जा रहा हूँ और फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं तरल पारे को जमा सकता हूँ। मैं जो कुछ भी उपयोग करने जा रहा हूँ वह प्रकृति में ही उपलब्ध है। इसलिए मैं सभी चीजों को मिलाने जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि क्या मैं पारालिंगम बना सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन सिद्धों ने किया था। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है पारा। पारा एक बहुत ही अजीब पदार्थ है। यह एक तरल पदार्थ है, लेकिन यह एक धातु भी है और यह कंडक्टिव भी है और इसमें बेहद अजीब गुण हैं। उदाहरण के लिए यह एक बोल्ट है। यह एक वास्तविक धातु का बोल्ट है और अगर मैं इसे किसी तरल पदार्थ में डालता हूँ तो यह बीकर के नीचे से टकराना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं इस बोल्ट को पारे से भरे इस बीकर में डाल दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तैरता है। अब यह ना केवल इस तरह के धातु के बोल्ट या स्क्रू या उस तरह की किसी भी चीज के लिए है, बल्कि पारे में आप जो कुछ भी गिराते हैं वह तैरता है, क्योंकि पारा बहुत भारी होता है। यह सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसे पारे में डाल दूं तो यह तैरने लगेगी। अगर मैं इसे किसी अन्य तरल पदार्थ में डाल दूं तो यह नीचे तक डूब जाएगा। ठीक है, तो पारे में ये अजीब गुण होते हैं और सबसे दिलचस्प गुणों में से एक यह है कि मैं अपने नंगे हाथों से पारे को छू सकता हूँ और यह मेरी उंगलियों से नहीं चिपकेगा। ये मेरे शरीर से नहीं चिपकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पारे के संपर्क में क्या आता है। पारा इसके प्रति अक्रियाशील प्रतीत होगा। यह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो भारत के प्राचीन सिद्ध पारे को कैसे देखते थे? अब प्राचीन सिद्धों के अनुसार पारा शिव के शरीर का द्रव्य था। यह पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और पारे की आवश्यकता है कि उसे संघ बनाने के लिए एक स्त्री तत्व की आवश्यकता है और फिर यह एक बच्चा देगा जिसे रसलिंगम के नाम से जाना जाता है। तो यह प्राचीन भारतीय रसायन विद्या के पीछे का विचार था। तो हमारे पास पारा है जिसे शिव के शरीर का द्रव्य माना जाता है। इसलिए हमारे पास यह पुरुष तत्व है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हम इसकी शक्ति को कम करने के लिए इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसमें नींबू का रस मिलाने जा रहे हैं ताकि हम शिव के अत्यंत शक्तिशाली द्रव की शक्ति को कम कर सकें। लेकिन मैं इसे इस छोटे से बीकर में नहीं डाल सकता, क्योंकि यह ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं इस कोनिकल फ्लास्क में पारा डालने जा रहा हूँ जो नींबू के रस से भरा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से पारा नीचे तक डूब गया है।
क्योंकि पारा बहुत भारी है। हम इसे थोड़ा सा मिलाने जा रहे हैं। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हिला रहा हूँ। ठीक है। और जो आप देखना शुरू करेंगे वह बहुत दिलचस्प है। पारा मछली के अंडे की तरह दिखने लगता है, तल पर छोटे छोटे बुलबुलों की तरह। मुझे संदेह है कि इस स्तर पर कोई रासायनिक क्रिया चल रही है, लेकिन मूल रूप से मैं केवल प्राचीन रासायनिक प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ। तो मैंने उन दोनों को अच्छी तरह से हिलाया है और अब मैं इसे यहाँ सेट करने जा रहा हूँ। तो अब हमारे पास यह पुरुष तत्व है, लेकिन हमें स्त्री तत्व भी चाहिए। प्राचीन भारतीय एल्केमी के अनुसार स्त्री तत्व या शक्ति सल्फर या गंधक है। अब हमारे पास यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जिसे तुत्ता या कॉपर सल्फेट कहा जाता है, जो कि सल्फर का स्रोत है। लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम इसकी शक्ति को कम करने जा रहे हैं। तो हम इसे सेल अमोनिक नामक नमक के साथ मिलाने जा रहे हैं। यह एक NH4Cl है, जो एक अमोनियम क्लोराइड है। इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ मिलाने जा रहा हूँ, ताकि मैं शक्ति की क्षमता को कम कर सकूं। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि प्राचीन एल्केमिस्ट द्वारा यह कैसे देखा गया। आप देख सकते हैं कि शिव या पुरुष तत्व तरल है और शक्ति या स्त्री तत्व ठोस है। और हम एक सुंदर लिंगम को जन्म देने के लिए इन सभी तत्वों को मिलाने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर सके तो ठीक है। तो चलिए मैं इन दोनों को एक साथ मिला देता हूँ। तो मैं इसमें कॉपर सल्फेट डालने जा रहा हूँ और मैं इस पर सेल अमोनियाक डालने जा रहा हूँ। सेल अमोनियाक भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। यह उन जगहों पर उपलब्ध है जहां आप ज्वालामुखी चट्टानें देख सकते हैं। तो मैं उन दोनों को एक साथ रखने जा रहा हूँ और मैं उन्हें मिलाने जा रहा हूँ। आप में से जो लोग इसे फिर से बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो कुछ भी मैं उपयोग कर रहा हूं, वह मूल रूप से एक ही वजन का है। मैंने मूल रूप से सब कुछ लगभग 100 ग्राम लिया है और मैं उन सभी को एक साथ मिला रहा हूं। ठीक है। और निश्चित रूप से पारा इतना छोटा है क्योंकि पारा बहुत भारी है, लेकिन यह भी लगभग 100 ग्राम है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया है। मैं एक धातु का कंटेनर ले रहा हूँ और मैं यह सब धातु के कंटेनर में डालने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास कटोरे में शक्ति है। मैं इसमें शिव को जोड़ने जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ परिवर्तन होते हुए देख सकता हूँ। जो नीला रंग था वह अब हरा दिखने लगा है। इसलिए मैंने शिव और शक्ति को एक साथ मिला दिया है और चीजें गर्म होने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि बुलबुले निकल रहे हैं और रंग बदल गया है। अब तापमान नाटकीय रूप से बढ़ने वाला है। इसलिए मैं इस पत्थर की पटिया को ले रहा हूँ और मैं इस बर्तन को पत्थर की पटिया के ऊपर रखने जा रहा हूँ, क्योंकि यह वास्तव में अब ठंडा है। अगर मैं इसका तापमान जांचता हूँ तो यह केवल 15.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो यह बहुत ठंडा है, लेकिन चीजें वास्तव में गर्म होने वाली हैं, क्योंकि तापमान वास्तव में बढ़ने वाला है। तो चलिए कुछ समय के लिए सेटअप को ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है।
तो आप देख सकते हैं कि शिव और शक्ति का यह मिलन हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह से उबल रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा उपयोग किए जा रहे स्लैब से भी आगे सब कुछ फैलने लगा है। मैं इसका तापमान जांचने वाला हूँ। ठीक है, यह 43 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह वास्तव में गर्म है। और आप देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया चल रही है। हमने कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा है। हमने मूल रूप से प्रकृति से उपलब्ध इन सभी सामग्रियों को मिला दिया है। और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये वही है जो प्राचीन भारतीय एल्केमिस्ट ठोस लिंगम बनाने के लिए कर रहे थे। इसलिए मैं इसके शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और फिर हम अगले कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगा कि प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप बर्तन के नीचे देखें कि क्या हो रहा है, बर्तन के तल में छेद होने लगे हैं। इसलिए सब कुछ रिसने लगा है। आप यह देख सकते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है कि रासायनिक प्रक्रिया खत्म हो गई है। ऊपर से यह उबल नहीं रहा है, या अब आपको बहुत अधिक धुआं नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि रासायनिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है। लेकिन नीचे जो हो रहा है वह यह है कि यह सामान जिस धातु में है उस धातु को खाने लगा है और सब कुछ लीक होने लगा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा अगर पूरा सामान पूरी तरह से लीक होने लगे और यह हर जगह फैल जाए। तो मुझे आज इस प्रयोग को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी तरह ऐसा नहीं होगा। मैं ठोस पारालिंगम बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो जो हुआ वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह नीचे से भी थोड़ा सा उबल गया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास इसका अधिकांश हिस्सा बर्तन के अंदर बचा है। तो जो अंदर है वह धूल जैसा दिखता है। और मैं इस बर्तन से सामग्री को इस तरह एक कटोरे में स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ क्ले या मिट्टी जैसा दिखता है। इसलिए मैं सभी सामग्री को स्थानांतरित करने जा रहा हूँ और फिर इसे अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैंने सारी सामग्री को स्थानांतरित कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगा और सफाई शुरू करूंगा। यह सिर्फ सादा पानी है। मैं इसमें पानी डालूंगा। मूल रूप से मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं अपने हाथों का उपयोग करूंगा और इसे गूंथना शुरू कर दूंगा, जैसे कि मैं आटा गूंथ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं किसी दस्तानों या किसी मास्क या ऐसा कुछ क्यों नहीं उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मूल रूप से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह प्राचीन काल में कैसे किया जाता था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन लोग किसी भी सुरक्षा का उपयोग नहीं करते थे। वे वास्तव में हर चीज के साथ कैजुअल थे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम बिना किसी उन्नत उपकरण के एक ठोस पारालिंगम बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लगभग 15 मिनट तक बार बार पानी डाला है। मैंने इसे धो दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बचा है। अब वास्तव में यही बचा है। ठीक है, यह ठोस पारा है। यह थोड़ा गंदा है। यह भूरे रंग की तरह है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदर अभी भी बहुत सारी गंदगी बाकी है। ठीक है, लेकिन यह मूल रूप से ठोस पारा है और अब हम इसे लिंगम में बदल सकते हैं। यह अभी भी थोड़ा गंदा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सिल्वर रंग का नहीं है। यह अभी भी थोड़ा भूरा है। तो मैं यह करने जा रहा हूँ कि मैं इसे एक ओखल में डालूंगा और मैं इसे मूसल से पीसने जा रहा हूँ, ताकि मैं बाकी गंदगी को हटा सकूं। तो इसे मूल रूप से थोड़ा और धोने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसे एक दो बार और धोते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है।
लगभग 5 बार और धोने के बाद मुझे जो परिणाम मिला है वह यह है। आप देख सकते हैं कि यह पारे की एक ठोस गेंद है। इसका रंग चांदी जैसा सफेद है। यह चमकीले रंग का है, इसमें कोई गंदगी नहीं है क्योंकि मैंने मूल रूप से सारी गंदगी को धो दिया है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि यह मिट्टी की तरह लचीला है। यह पूरी तरह से ठोस या तरल नहीं है, लेकिन मैं इसे मूल रूप से किसी भी आकार या रूप में ढाल सकता हूँ। तो अगला कदम इसमें से एक लिंगम बनाना है। तो मैं इसे साफ कर दूं। मैं इसका उपयोग करके यह देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं इससे लिंगम को बना सकता हूँ। इसलिए मुझे मूल रूप से बस ऐसा करना है। और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने इसे अब एक सिलेंडर बना दिया है। इसे लिंगम भी कहते हैं। लेकिन मंदिरों में जो लिंगम हम देखते हैं उनका एक आधार होता है जिसे योनि कहा जाता है, और फिर उनके ऊपर एक सिलेंडर भी होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छे फैलाव के साथ एक सपाट आधार बनाया है। आमतौर पर आप लिंगमों के आधारों को इस तरह देखते हैं, और मैं यहाँ इसे नीचे रखने जा रहा हूँ। मैं यह देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं इसे ऊपर रख सकता हूँ। क्या आपका पारालिंगम ठीक है? एक फ्लैट बेस के ऊपर एक विशाल सिलेंडर जिसे योनि कहा जाता है। तो यह पारालिंगम है जिसे प्राचीन भारतीय बना रहे थे। तो मैं इस पारालिंगम को कैसे बना सकता हूँ? क्या यह किसी प्रकार का जादू है या यह किसी प्रकार की अलौकिक घटना है? नहीं, यह शुद्ध रसायन है। इस प्रकार का पारालिंगम बनाने के लिए आपको किसी भी विश्वास या किसी अन्य चीज का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, या आपको किसी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि पारा मूल रूप से Hg है, और मैं इसे नींबू के रस के साथ मिला रहा हूँ, जिसका सूत्र C6H8O7 या ऐसा कुछ होगा। तो हम मूल रूप से इसे सिट्रिक एसिड के साथ मिला रहे हैं, और हम शक्ति ले रहे हैं जो कॉपर सल्फेट है। शक्ति सल्फर है, और हम कॉपर सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं और इसे अमोनियम क्लोराइड के साथ मिला रहे हैं जो NH4Cl है। तो क्या होगा अगर हम सब कुछ एक साथ मिला दें? अनिवार्य रूप से जो आप देख रहे हैं वह पारा अमलगम है। यह पारा और तांबे का मिश्रण है। ठीक है। और मुझे नहीं पता कि क्या इसमें एल्यूमीनियम भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बर्तन के साथ क्या हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या हुआ। तो यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम इसे आग में नहीं डाल रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने बस इतना किया कि हमने इन सभी हानि रहित लवण और पारे को बर्तन में डाल दिया, और इसने ठोस एल्यूमिनियम से बने इस बर्तन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस लिंगम के अंदर भी कुछ एल्यूमिनियम है या नहीं। शायद इसमें एल्यूमिनियम है या शायद नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम के बिना भी कॉपर सल्फेट में मौजूद कॉपर इस मरकरी में मिल जाता। तो अनिवार्य रूप से जो हम देख रहे हैं वह एक पारा मिश्रण है, और इस तरह प्राचीन भारतीय पारालिंगम बना रहे थे और उन्हें प्राचीन मंदिरों में रख रहे थे। अब यह पारालिंगम बनाने के तरीकों में से एक है। मैंने सिद्धों द्वारा किए गए कई अलग अलग तरीकों को देखा है। उदाहरण के लिए सिद्ध पेड़ों से पत्तियों का एक गुच्छा लेते हैं और वे इसे पारे के साथ डालते हैं और बस उन्हें एक साथ पीसते हैं, और वे इसे पारालिंगम में बदल सकते हैं। एक और चीज जो मैंने देखी है वह यह है कि सिद्ध इस रसलिंगम के ऊपर तरल पारा डालेंगे। यह इस रसलिंगम की पूजा करने का एक प्रकार का अनुष्ठान था। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस अद्भुत लिंगम को बनाने के लिए शिव और शक्ति को कैसे जोड़ा। अब एक और काम जो लोग करते हैं, भारत में लोग आज भी करते हैं, कि वे इसे एक गेंद के आकार में बनाते हैं, और यह थोड़ी देर में वास्तव में ठोस हो जाता है और वे इसे अपने गले में पहनते हैं
या वे इसे अपने कमर में पहनते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं। यह एक आम धारणा है कि अगर आप इस गेंद को पहनते हैं तो पारे से बनी ये गेंद, भारत में इसे रसमणी कहा जाता है। यदि आप इस रसमणी को पहनते हैं तो यह आपको सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगी। यह भी माना जाता है कि यह आपके सभी चक्रों को सक्रिय कर देगा। लेकिन अगर आप किसी से इस रसमणी को खरीदते हैं और इसे अपने शरीर पर पहनते हैं तो सावधान रहें। बस सावधान रहें, क्योंकि यह एक निश्चित प्रकार की गर्मी उत्पन्न करता है और यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह ठोस पारालिंगम देखने में मजा आया होगा। मैंने आपको शुरू से अंत तक सभी कदम दिखाए हैं, तो अगर आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और ऐसे ही प्राचीन भारतीय पारालिंगम बना रहे थे। आप देख सकते हैं कि वे इन सभी रसायनों का उपयोग करने में माहिर रहे होंगे, क्योंकि ये सभी लवण पूरी तरह से हानि रहित लगते हैं। और फिर पारा और नींबू का रस, यदि आप उन सभी को एक साथ रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से कैसे उबलता है। यह एक विशाल रासायनिक प्रक्रिया की तरह है। इसने मेरे कंटेनर को नष्ट कर दिया और फिर हम एक ठोस लिंगम को बनाने में सक्षम हैं। और पूरी प्रक्रिया में केवल 1 घंटा लगा। तो पारालिंगम बनाना इतना आसान है, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।